स्टार्ट करो फिर। क्या पढ़ लिया था लास्ट में बताओ। हाँ, इससे जो गति ऊर्जा बताई थी मैंने ना, कैपेसिटी के सवाल कर लिया नहीं कर रहे? बच्चे नहीं आया ना, मैं क्या करूँ यार। हाँ, पेपर बताऊं पहले? लाओ पेपर, लाओ देंगे, पहले पेपर दो। पेपर मैं कैसे 1.5 घंटे निकालूंगा? पेपर तो मुझे पढ़ाना तो पड़ेगा। पढ़ा देता हूँ, लाओ पेपर दे दो, लाओ पहले करा दे पेपर। बताओ कौन सा सवाल नहीं आया? कहाँ से स्टार्ट है इसमें? कहाँ से स्टार्ट है? 101 से। चलो लाओ, बताओ क्वेश्चन नंबर कौन सा? 101, 2, 3, 4? नहीं, 102। 102 लिखा हुआ है, माना वेग। अबे मैंने थोड़ी पढ़ाया है। मेरे सवाल बताओ तुम तो। देखो इधर ध्यान से, आपको बोला है माना वेग v तथा त्वरण a एक विमीय गति में एक वस्तु के क्रमशः वेग व त्वरण को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपको बोला गया पहला ऑप्शन v कम होना चाहिए जब a लेस देन 0। ठीक है, एक, देखो इधर ध्यान से सुनो, अगर a का मान माइनस में हो गया, 0 से कम हो गया, इसका मतलब वेग किधर हो जाएगा? विपरीत दिशा में हो जाएगा। ठीक है, पर 1 से कम तो कभी भी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है चाल बढ़ेगी, बढ़नी ही चाहिए जब a का मान 0 से ज्यादा हो। ये भी जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? मान लो कण ऑलरेडी इसी दिशा में चल रहा है और त्वरण लगा दिया आपने विपरीत दिशा में, तो उस कंडीशन में उसकी चाल बढ़ेगी क्या? उसकी चाल पहले कम होगी फिर विपरीत दिशा में बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी? इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। चाल बढ़ेगी जब दोनों v और a
जीरो से छोटे हो, चाल बढ़ेगी जब v का मान जीरो से कम हो, ठीक है, और जो है a का मान क्या हो, इसका मान भी a से कम हो। हाँ, दोनों ही कैसे हो, ऋणात्मक हो। तो दोनों अगर ऋणात्मक होंगे तो उस कंडीशन में वेग भी मान लो इस दिशा में है और त्वरण भी इसी दिशा में लगेगा, तो उस कंडीशन में उसकी चाल का मान क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। मेरे सवाल बताओ, तुम तो यार ये बकवास। 118, 118 सवाल क्या है? 118 है, कहाँ है 100? अच्छा ये रहा। कार्बन प्रतिरोध दे दिया इसमें, पढ़ाया नहीं, मैं बोनस करा दूंगा इसको, है ना। और बोलो, पढ़ाया नहीं ना मैंने, ठीक है। अब है नहीं, आपके सिलेबस में है नहीं ना, चलो इसको बोनस करा देंगे। मैंने अटवा तो दिया था यार, कहाँ से आ गया है। और इसके अलावा बोलो, इसके अलावा है कोई सवाल? कौन सा बेटा? 123, 123 पे आते हैं लोग। 123 लिखा है, चित्र में दर्शाए परिपथ एक्स व वाई के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। परिपथ खुला है ना, परिपथ खुला है, इसका मतलब धारा का प्रवाह तो हो ही नहीं रहा है, और धारा का प्रवाह नहीं हो रहा, तो इसका मतलब एक सिरा डायरेक्ट बैटरी के एक सिरे से जुड़ा है और वाई सिरा जो है वो बैटरी के दूसरे सिरे से जुड़ा है। तो धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, इसका मतलब दोनों सिरों के, दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कितना होगा, 120 वोल्ट होगा। क्या आंसर इसका? अगर धारा प्रवाह हो रहा होता ना, तो प्रतिरोधों के सिरों पर भी विभवांतर आता। आपको पता है खुले परिपथ में हमेशा जो है उसका विद्युत वाहक बल होता है कि नहीं होता सिरों पे, तो विद्युत वाहक बल कितने वोल्ट है, 120 वोल्ट है। और बोलो, 100, 115, 115 है। किसी चालक का तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है क्योंकि, ठीक है, आपको पता है जब भी ताप बढ़ता है, ताप बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की यादृच्छिक गति बढ़ती है। यादृच्छिक गति बढ़ती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसके लिए तापीय वेग का मान बढ़ता है। तापीय वेग का मान बढ़ता है तो जल्दी जल्दी गति करने लगते हैं। जल्दी गति करते हैं तो उस कंडीशन में जो विश्रांति काल है उसका मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। विश्रांति काल कम होने से आपने जो है अपवन वेग कम हो जाता है, अपवन वेग कम होने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। और पढ़ाते हैं, अब क्या करें, आगे जितने ठीक है। किसका है पेपर, तेरा? इसका कवर कहाँ गया, वहां रखा है, ले लेना बाद में। हाँ भाई, अब देखो इधर ध्यान से, एसएचएम अपन पढ़ रहे थे। अब एसएचएम के अलग अलग सिस्टम की बात करेंगे, और अलग अलग सिस्टम में सिर्फ दो ही काम करने हैं आपको। क्या करना है, एक तो आवर्तकाल ज्ञात करना है या फिर आवृत्ति ज्ञात करनी है। ठीक है, सुनो, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, है ना। अब आवर्तकाल और आवृत्ति निकालनी है आपको, तो सिंपल सा तरीका है, जहां पर भी रेखीय एसएचएम हो रहा है, क्या हो रहा है, एसएचएम कहाँ हो रहा होगा, जहां पर जो है प्रत्यानयन बल उपस्थित होगा, ऐसा बल जो एक्स पे निर्भर कर रहा हो। अरे है कि नहीं? तो सबसे पहले आपको ऐसा बल ढूंढना है जो एक्स पे निर्भर कर रहा है, बोलो। और उस बल को तुलना कर देनी है किससे, इलेक्ट्रोस्टेट में भी किया था अपन ने, किससे तुलना करते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स से। किससे कंपेयर कर दोगे, एम ओमेगा स्क्वायर किसका मान होता है, के का मान होता है क्या, नहीं होता है। तो आप एम ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर कर दोगे तो वहां से ओमेगा आ जाएगा। और अगर मान लो आपका जो है कोणीय एसएचएम हो रहा है, तो उसको किससे, आई ओमेगा स्क्वायर थीटा से कंपेयर कर देना। ठीक है, अभी समझ में आएगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आज बच्चे भी नहीं है। सबसे पहले लिखो आप लोग, सबसे पहले क्या यही पढ़ेंगे आज, हेडिंग लिखो स्प्रिंग, हेडिंग लिखो स्प्रिंग। क्या हो गया, देखो इधर ध्यान से, ये स्प्रिंग है ये। इस पर मान लो कोई भी एक ब्लॉक सस्पेंडेड, एक मास आपने इस पर लटका दिया यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ये ब्लॉक सस्पेंडेड करोगे और इसको छोड़ोगे तो ये नीचे ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। तो ये स्प्रिंग जब इस पर नीचे की तरफ बल लगाओगे,
यहां पहुंच जाता है ब्लॉक। और इसका विस्थापन जो है वो कितना है, एक्स इसका विस्थापन है। प्रत्यानयन बल क्या होता है, तो प्रत्यानयन बल समानुपाती माइनस एक्स होता है कि नहीं होता है। मतलब जब ये स्प्रिंग नीचे की तरफ जा रही है तो इस पर बल किधर की तरफ लग रहा होगा, ऊपर की तरफ बल यहाँ लग रहा होगा। जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है, विस्थापन नीचे की तरफ है, तो ब्लॉक पर बल किधर लग रहा होगा, ऊपर की तरफ, जो इसको वापस ऊपर खींचेगा। ठीक है, एफ इक्वल्स टू लिखोगे यहाँ पर माइनस के एक्स, वही फॉर्मूला होता है। ये स्प्रिंग के लिए बल का फॉर्मूला है। के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग नहीं आता। ठीक है, बनाओ। खुला रहने दे गेट यार। हो गया, चलो। अब मैंने क्या बोला, कोई सा भी बल मिल जाए जो एक्स पे निर्भर कर रहा हो, उसे किससे तुलना करनी है, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स से। किससे तुलना करोगे, तो यहां पर आप लिखोगे एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। प्रत्यानयन बल किसके बराबर है, के एक्स के बराबर है। किसके बराबर है, ये के एक्स के बराबर। माइनस लगाना चाहो तो लगा दो, ये भी माइनस में होता है, ये भी माइनस में होता है। प्रत्यानयन बल का फॉर्मूला कट जाएगा, एक्स से एक्स काट दोगे, ओमेगा का जो आंसर आएगा रूट, बोलो, के बाई एम। ठीक है, ये ओमेगा का आंसर है। आवर्त काल निकालना है तो आवर्त काल होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। आवर्त काल का फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई रूट एम बाई के बराबर। ठीक है, आवृत्ति निकालनी है। आवृत्ति आवर्त काल की उल्टी है ना। क्या लिखोगे यहाँ पर, 1/2 पाई रूट के बाई एम कर सकते। ठीक है, बनाओ। बन गया। अब देखो इधर ध्यान से, अगर आपसे बोला जाए कि ये नोट करके लिख देना है ना, देखो इधर ध्यान से, स्प्रिंग ऐसे लगी हुई है बेटा,
और इस पर एक ब्लॉक सस्पेंडेड है, स्प्रिंग नियतांक कितना है, के। ये कैसे एसएचएम करेगा, ऊपर नीचे, बोलो भाई। अगर आपसे बोले कि एक ब्लॉक है और ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है किसी क्षैतिज तल में, ठीक है, इसको इधर की तरफ खींच के छोड़ोगे तो ये एसएचएम करेगा कि नहीं करेगा, ऐसे बोलो। या आपसे बोला जाए कि जो है एक नत्तल बना दे, ये इंक्लाइन प्लेन है, स्प्रिंग यहाँ लगा देते हैं, ये स्प्रिंग लगी हुई है, इसके ऊपर ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, एम द्रव्यमान का ब्लॉक ये है, एम द्रव्यमान का ब्लॉक ये है, एम द्रव्यमान का ब्लॉक ये है। इसका भी विस्थापन मान लो नीचे की तरफ कितना है, एक्स है। इसका भी विस्थापन कितना है, एक्स है। इसका भी विस्थापन कितना है, एक्स है। ठीक है, तो उस कंडीशन में इन तीनों के लिए जो है आवर्तकाल या आवृत्ति के फॉर्मूले एक जैसे ही आएंगे। क्या लिखोगे कि टी का जो फॉर्मूला है एम बाई ए। ठीक है, फिर पहले लिखो नोट, फिर बनाना डायग्राम। लिखो नोट नंबर फर्स्ट करके लिखो। देखो यदि स्प्रिंग का विस्थापन समान हो तो आवर्तकाल या आवृत्ति का मान स्प्रिंग के अभिविन्यास ब्रैकेट में स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। स्प्रिंग के अभिविन्यास ब्रैकेट में स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, स्प्रिंग ऐसी ऊर्ध्वाधर लगा दो, क्षैतिज में लगा दो, किसी कोण पे लगा दो, जैसा कि बोर्ड पे डायग्राम बने हुए हैं। अगर इन कंडीशन में एक्स का मान बराबर है तो उस कंडीशन में जो है आवर्तकाल का मान भी कैसा आएगा, समान आएगा। हो गया। नोट नंबर 2 लिखो, बना लो बना लो। ठीक है, आवर्तकाल आवृत्ति समान ही रहेगी। आवृत्ति का मान भी यही होगा। हो गया, चलो नोट नंबर 2 लिखो। स्प्रिंग नियतांक का मान, स्प्रिंग नियतांक का मान स्प्रिंग की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्प्रिंग की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जैसे इधर देखो ध्यान से, ये स्प्रिंग है,
ठीक है। इसका स्प्रिंग नियतांक कितना है, के है। लंबाई कितनी है इसकी, एल लंबाई है। इसको बीच में से काट दिया आपने, बीच में से काट दिया तो ये भाग बच गया। बोलो लंबाई कितनी होगी, L/2। तो इसका स्प्रिंग नियतांक कितना हो जाएगा, 2K के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, एल के। बन गया, 3 भाग कर दिए बराबर, तो स्प्रिंग नियतांक कितना हो जाएगा आपका, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलो अब वापस से जोड़ दोगे। जैसे 2K और 2K को वापस जोड़ दिया, ये 2K और ये वाला भी 2K वापस जोड़ दिया, तो 2K कितना हो जाएगा, K हो जाएगा। वो कैसे पता चलेगा अपने को, लिखो नीचे, नोट नहीं, अब हेडिंग लिखना। स्प्रिंग होगा संयोजन, स्प्रिंग होगा संयोजन। फर्स्ट लिखो श्रेणी क्रम संयोजन, स्प्रिंगों का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन। हाँ भाई, देखो इधर ध्यान से, नंबर 1 श्रेणी क्रम, ये तो है रिजिड एंड दृढ़ सिरा, इससे एक स्प्रिंग लटकी हुई है ये, फिर दूसरी स्प्रिंग है ये, तीसरी स्प्रिंग है ये, उसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर एक द्रव्यमान को लटका दिया। ठीक है, द्रव्यमान नीचे की तरफ आएगा। बोलो, इसका विस्थापन मान लो, द्रव्यमान का विस्थापन कितना हो गया, एक्स, एक्स, है ना। इसका स्प्रिंग नियतांक था K1, इसका कितना था K2, इसका कितना था K3, और भी हो सकती है इससे ज्यादा भी। तो आप देखो थोड़ा थोड़ा स्प्रिंग सब स्ट्रेच होंगी कि नहीं होंगी। इसका मतलब जो कुल विस्थापन होगा, ये कुल विस्थापन तीनों स्प्रिंगों के विस्थापन के बराबर होगा कि नहीं होगा। बोलो, अब मुझे आप लोग ये बताओ कि तीनों स्प्रिंगों का विस्थापन बराबर ही होगा कि अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। वो तो निर्भर करता है उसकी दृढ़ता पे। के का मान जितना अलग होगा उतना ही एक्स भी अलग आएगा। इसका विस्थापन मान लो x1 है, इसका विस्थापन कितना है, x2 है, इसका विस्थापन x3 है। सामान्यतः हम क्या करते हैं, स्प्रिंगों का खुद का द्रव्यमान नगण्य मानते हैं। क्या मानते हैं, तो आप बताओ सबसे नीचे वाली स्प्रिंग पर कितना भार है, mg। इस पर भी कितना भार है, इस पर भी कितना भार है। तो सबके ऊपर बल का मान तो समान है। क्या समान है, बल तो एक जैसा लग रहा है सबके ऊपर। सबके ऊपर जो है नीचे जो mg भार है वो है कि नहीं है। और सबके विस्थापन क्या आ रहे हैं, अलग अलग। जो अलग अलग है उसी को जोड़ दो। ये लो, मैंने लिखा टोटल x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3। ऐसे ही करते थे अपन प्रतिरोध वगैरह में, संधारित्रों में जो अलग अलग राशि होती थी उनको जोड़ लेते थे, है ना। अब x का मान लिखना है आपको। ठीक है, मैंने बोला बल जो है F सब पे बराबर है। पहले पर है K1 x1 के बराबर हो सकता है, दूसरे के लिए क्या हो सकता है, K2 x2 पे हो सकता है, और तीसरे पे क्या हो सकता है, K3 x3 हो सकता है। और बल तो सबके ऊपर mg लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो अगर मैं यहाँ ऊपर मान लिखता हूं तो x बराबर x1 का मान कितना लिखूं, F/K1 प्लस F/K2 प्लस F/K3 लिख देंगे, नहीं लिख देंगे, F कॉमन लेके नीचे लिख देना, तो x/F हो जाएगा। x/F को क्या बोल सकते हैं, 1/K, किसके बराबर होगा, 1/K1, 1/K2, 1 जल्दी बताओ, प्रतिरोध की तरह जोड़ रहे हैं कि संधारित्र की तरह जोड़ रहे हैं, संधारित्र की तरह। कैसे जोड़ना है, उल्टा करके जोड़ना है ना, बनाओ।
हो गया। बना दिया होगा। चलो दूसरा लिखो, समांतर क्रम। देखो इधर बोर्ड पे एक बार, समांतर क्रम संयोजन का मतलब ये हुआ, एक स्प्रिंग यहां लगा दी, एक स्प्रिंग यहां लगा दी, एक स्प्रिंग यहां लगा दी, इन तीनों से एक ब्लॉक को सस्पेंडेड कर दिया आपने एम, K1, K2, K3। इसको भी समांतर क्रम बोल सकते हैं। या आपने एक काम कर दिया, ऐसे रख दिया, देखो दो दीवार, ठीक है, एक ब्लॉक यहाँ लगा दिया, सॉरी स्प्रिंग, एक ब्लॉक यहाँ रख दिया एम, एक ब्लॉक यहाँ लगा दिया, मतलब एक स्प्रिंग, सॉरी एक स्प्रिंग मान लो यहाँ लगा दी। इस क्रम को भी क्या बोलेंगे? आवाज नहीं आ रही। समांतर क्रम का सीधा मतलब है कि स्प्रिंग का एक सिरा तो दृढ़ सिरे से जुड़ा हो, बोलो, और दूसरा सिरा किससे जुड़ा हो? द्रव्यमान से जुड़ा हो। देखो यहाँ देखो, पहली स्प्रिंग का एक सिरा दृढ़ से जुड़ा है, और लास्ट स्प्रिंग का एक सिरा द्रव्यमान से जुड़ा होगा कि नहीं होगा? बाकी बीच में तो सब एक दूसरे से जुड़े होंगे कि नहीं जुड़े होंगे? पर इसमें क्या हो रहा है, हर स्प्रिंग का एक सिरा दृढ़ से जोड़ दिया जाए, और हर स्प्रिंग का एक सिरा द्रव्यमान से जुड़ा होती है। कौन सा क्रम है? इसको देखो, इसका भी एक सिरा किससे जुड़ा है? दृढ़ से, एक ब्लॉक से, एक दृढ़ से, एक ब्लॉक से, एक ब्लॉक से, उधर वाला दृढ़ से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? ऐसा डायग्राम बना दे, इसको भी क्या बोलेंगे? समांतर क्रम। अब सब इधर देखो ध्यान से, ये ब्लॉक नीचे आया, ये ब्लॉक आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो देखो, जब ये इतना नीचे आएगा, तो ये वाली स्प्रिंग का विस्थापन भी कितना होगा? एक्स होगा, इसका भी विस्थापन कितना होगा? एक्स होगा, इसका भी विस्थापन कितना होगा? एक्स ही होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब इस कंडीशन में विस्थापन जो होंगे स्प्रिंग के, वो सबके कैसे होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। पर सब स्प्रिंग के ऊपर बल अलग अलग लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा? हाँ, सोच के देखो। देखो एक मोटी सी स्प्रिंग है, एक तो मोटी सी स्प्रिंग बना दी है, और इसके साथ जो पेन की स्प्रिंग होती है ना, अपने पेन में होती है पतली सी, वो पतली सी स्प्रिंग जोड़ दी, है ना, और नीचे एक द्रव्यमान लटका दिया इस पे, द्रव्यमान खींच के यहाँ आ गया, बोलो। तो विस्थापन तो दोनों का बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और सारा भार किसके ऊपर आ रहा होगा? मोटी स्प्रिंग पे आ रहा होगा। अरे आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? पतली स्प्रिंग तो ऐसे लगी हुई है। घर पे कोई सामान वामान उठाते हो, मान लो कोई बेड वेड उठा रहे हो, अब छोटे बच्चे होते हैं ना घर, वो भी आगे हाथ लगा देते हैं। अरे है कि नहीं? लगा देते हैं ना। तो आप बताओ, सारा भार उसके ऊपर थोड़ी आ रहा है। बाहर तो जो उसके मम्मी पापा है वही उठा रहे हैं उसको, तो वो तो ये बस हाथ लगा के खड़ा है उसके ऊपर, है कि नहीं? तो विस्थापन तो बराबर है सबके लिए, पर बल का मान जो है सबके ऊपर कैसा आएगा? अलग अलग आएगा, ठीक है। तो इस बार बल अलग अलग है। एफ बराबर क्या लिखोगे? F1 प्लस F2 प्लस F3, तीनों का बल मिला के कुल बल के बराबर। बल का फॉर्मूला क्या होता है? KX। बोलो बेटा, बोलते जाओ। पहली स्प्रिंग के लिए क्या लिखूं? K1X, एक्स तो समान ही है। दूसरे के लिए K2X, तीसरे के लिए K3X। क्या कॉमन आ गया? X इधर लिख देना, तो F/X क्या हो जाएगा? K के बराबर आ जाएगा। और K क्या होगा? K1 प्लस K2 प्लस K3। इसका मतलब समांतर क्रम में अगर स्प्रिंग जोड़ी जाए, उस कंडीशन में इनके बल नियत स्प्रिंग नियतांक आप सीधे जोड़ दो।
हो गया? बन गया? चलो तो अब सवाल करो। इजी है, कोई मुश्किल बात नहीं। पहला सवाल लिखो। किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक k है। किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक k है। यदि उसके 3 बराबर भाग करके उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए। 3 बराबर भाग करके उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य स्प्रिंग नियतांक का मान होगा। तुल्य स्प्रिंग नियतांक का मान होगा। हो गया? काटते हैं, बताओ एक भाग का कितना हो गया? 3k। अभी बताया आपको, काटते हैं स्प्रिंग नियतांक कितना होता है? 3k। 3k, 3k और 3k, तीनों को कौन से क्रम में जोड़ना है? समांतर क्रम में जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 9k के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये स्प्रिंग है। इसके 3 भाग कर दिया आपने। इसका कुल था k, इसका होगा 3k, 3k, इसका भी 3k। तीनों को कौन से क्रम में जोड़ दिया? समांतर क्रम में। एक ये भाग है, एक ये है, तीसरा ये है, ऐसे जोड़ दिए तीनों। तो ये 3k लिख दो ना डायरेक्ट। ये कुल कितना आ जाएगा समांतर क्रम में? 9k के बराबर हो जाएगा। एक स्प्रिंग ऐसे लगी है, एक स्प्रिंग यहाँ लगी है, एक स्प्रिंग यहाँ लगी है। इसका स्प्रिंग नियतांक है 6k, 3k, ये मान लो 3k। ठीक है? बनाओ दूसरा क्वेश्चन। बनाओ, तुल्य स्प्रिंग नियतांक का मान कितना हो जाएगा? एक सेकंड, एक सेकंड यार। ऐसे मान लिख दूं जो तुमसे सॉल्व हो जाए। इसको एक काम करते हैं, इसको लिख देता हूँ 2k और 4k। इसे लिख देता हूँ। ये क्या लिखा? 3k। ठीक है, अब बनाओ। ऊपर वाली दोनों स्प्रिंग कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। कैसे जोड़ने हैं? सीधे जोड़ दो। और फिर इसके साथ 3k कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। उल्टा करके जोड़ दो। अपने को आता है ये 3 और 6 को उल्टा करके कैसे जोड़ते हैं? 2 आता है आंसर। कर दिया हुआ। इन दोनों को सीधा जोड़ दिया तो 6k हो जाएगा।
6K और 3K को उल्टा लिखोगे तो आंसर लिख रहा हूँ डायरेक्ट, कितना आ जाएगा 2K। हाँ, अगर इस तरह की स्थिति बना दी जाए, एक स्प्रिंग लगा दी, एक ब्लॉक यहां लगा दिया जाए M2, और एक ब्लॉक इधर लगा दिया जाए M1। अब इस स्प्रिंग को अगर आपने जो है खींच के छोड़ दिया तो दोनों ब्लॉक ऐसे चम करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे बोलो भाई, ये दोनों इधर उधर चलेंगे। ठीक है, इस कंडीशन में आपको क्या करना है, हमेशा सबसे पहले द्रव्यमान निकालना है इसका, कुल द्रव्यमान एक बटा करके, 1/M1 प्लस 1/M2। इसको रिड्यूस्ड मास बोलते हैं, एम की जगह लिख देते हैं म्यू। M1 M2 अपॉन M1 प्लस M, ये रिड्यूस मास है। आवर्त काल का क्या फॉर्मूला अपना, 2πm/a। आपको यहां पर ये वाला m लिखना है, ठीक है। तो t इक्वल्स टू फॉर्मूला लिखना है 2π लिखोगे ऊपर M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 और k के बराबर। ठीक है, बनो। आपसे बोले एक तरफ 2 kg का मास है, एक तरफ 3 kg का मास है, तो म्यू का मान कितना हो जाएगा, ऊपर गुणा करके लिख दो 6, नीचे का लिख दोगे 5, 6/5 लिखना है आप, है ना। लिख दिया। अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो दो स्प्रिंगों को अलग अलग, दो स्प्रिंगों को अलग अलग जब m द्रव्यमान से जोड़ा जाता है, जब m द्रव्यमान से जोड़ा जाता है तो क्या लिखा हूं, आवृत्ति या आवर्तकाल, बताओ। कुछ भी बोल सकते हैं, तुम बोलो। आवृत्ति। तो आवृत्ति के मान N1 व N2 प्राप्त होते हैं, आवृत्तियों के मान N1 व N2 प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो परिणामी आवृत्ति का मान ज्ञात कीजिए, परिणामी आवृत्ति का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1, जब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नंबर 2, जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नंबर 2, जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। करो भी।
हो गया? बताओ श्रेणी क्रम में सीधा। चलो सबसे पहले अलग अलग आवृत्ति बताओ और आवृत्ति का फॉर्मूला। पहले के लिए आवृत्ति बताओ, क्या लिखोगे? 1/2 पाई रूट, ऊपर क्या लिखना है आपको? K1, नीचे आएगा M। ऐसे किया। दूसरे के लिए बताओ, N2 बराबर 1/2 पाई रूट K2/M आ जाएगा। बोलो भाई। चलो अब मुझे बताओ आप लोग कि दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से आवृत्ति कितनी आएगी? श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ती है स्प्रिंग? एक बटा करके जोड़नी है आपको। बोलो भाई, कितना आंसर आएगा? K1 K2/K1 + K2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो क्या लिखूं मान बताओ यहाँ पर? क्या लिखोगे? K1 K2, ठीक है। नीचे क्या लिखोगे? K1 + K2, और ऊपर क्या आ जाएगा आपका? M आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इस तरह की कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पर जो है मान निकाल के लिख दें, इन दोनों को कंपेयर कर दें, ठीक है। आप देखो इधर ध्यान से, यहां से मैं किसका मान निकाल के रख सकता हूँ? K1 का लिख सकता हूँ ना। तो आप K1 का मान निकाल के बताओ क्या आएगा, इसको ऊपर भेज दो। N1/2 पाई, ठीक है। स्क्वायर कर देना इसको, इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? K। नीचे क्या आ जाएगा? M। M को भी ऊपर भेज देना, यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसी तरह का मान K2 का भी हो जाएगा। बताओ क्या लिखोगे? बोलो। M N2/2 पाई ठीक है। ये मान अगर मैं परिणामी मान में लिखता हूं तो n बराबर हो जाएगा कितना? इसको भी स्क्वायर कर लो यार, बढ़िया लगेगा। कर लो स्क्वायर। क्या लिखूं? N2 पाई का स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर लिखा है K1 K2/K1 + K2 M के बराबर। ऐसे ही लिखा है। यहाँ लिखोगे तो N2 पाई स्क्वायर इक्वल्स टू, K1 का मान बताओ? N1/2 पाई स्क्वायर। K2 का मान बताओ? हाँ M भी है अब। यहाँ लिखोगे N2/2 पाई स्क्वायर M। नीचे, नीचे दोनों प्लस में लिखना है। प्लस में लिखना है तो डायरेक्ट इनको कॉमन लेके लिख लेना। M कॉमन है दोनों में, 2 पाई भी कॉमन है, तो M कॉमन लिख दिया। 2 पाई का स्क्वायर भी कॉमन लिख दिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा? N1 + N2 बचेगा, और नीचे क्या लिखा हुआ है? M लिखा हुआ है। हाँ हाँ, इसका भी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कुछ कट रहा हो तो काटो। ये M से ये M कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 पाई स्क्वायर ये 2 पाई स्क्वायर से काट दोगे, ये आपका एक 2 पाई स्क्वायर कट जाएगा। अभी ऊपर बचा हुआ है, ऊपर वाला ये 2 पाई स्क्वायर किससे कट जाएगा? इससे। क्या बचा यहाँ पर? N² इक्वल्स टू, बोलो, N1 N2 दोनों स्क्वायर में। नीचे क्या बचा हुआ है? यहाँ पे N1 + N2 का, और ये अगर N हटा दोगे, इधर किस में आ जाएगा? रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर दो अलग अलग कणों के लिए आवृत्ति दे दे, अलग अलग स्प्रिंगों के लिए, एक के लिए मान लो दे रखे हैं आपकी आवृत्ति का मान 10 हर्ट्ज है, दूसरे के लिए कितना है आपका? 6 हर्ट्ज है या 8 हर्ट्ज है, और दोनों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो जो परिणामी निकाय बनेगा उसकी आवृत्ति निकालनी है, तो क्या हो जाएगा? √N1² N2² / N1 + N2 का होल स्क्वायर, ठीक है। बनाओ। समांतर में तो सीधे आ जाता है, करके देखो।
ठीक है, समांतर में लिखूं ये लिख दोगे? देखें, चेक करो। समांतर में तुल्य आवृत्ति का फॉर्मूला होगा 1/2 पाई, और समांतर में तो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं के, तो K1 + K2, नीचे M आएगा। ठीक है, इसको इधर लिख रहा हूं थोड़ी देर के लिए, तो n² 2 पाई² M बराबर K1 + K2, n² 2 पाई² M बराबर K1 की वैल्यू लिख रहा हूं यहां से, ये लिखी हुई। ठीक है, बोलो। M n1² 2 पाई² प्लस K2 का मान बताओ, M n2² 2 पाई²। ठीक है, 2 पाई तो कॉमन लेके कैंसिल आउट, M कॉमन लेके कैंसिल आउट, और n का जो फॉर्मूला होगा √n1² प्लस n2²। समांतर क्रम में तो डायरेक्ट जोड़ दे रहा है। हो गया? आगे बढ़े। सवाल तो बढ़िया बढ़िया है, पर यार बच्चे ही नहीं है, मैं क्या करूँ रे यार। दोबारा कोई पूछेगा तो बताऊंगा नहीं मैं। चलो देखो सवाल। हाँ, ऑनलाइन भी नहीं है बच्चे, कहाँ है? कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं सर ऑनलाइन? हाँ, 65 है ही सही, इसका मतलब फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो फिर इधर, देखो इधर ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से इधर, बढ़िया सवाल बताता हूँ तुम्हें। ये एक ब्लॉक है, ये दिखाई दे रहा? एक स्प्रिंग लगी हुई है यहाँ पे, एक स्प्रिंग लगी है यहाँ पे, और एक स्प्रिंग लगी है यहाँ पे। इस तरह की कंडीशन है। अभी स्टार्टिंग में मैंने इन सबके बीच में जो कोण बनाए, बराबर बराबर बना दिए, 120 के बना दिए। ये कोण भी कितना है? ये कोण भी कितना है? 120 डिग्री का कोण है। इसका स्प्रिंग नियतांक के है, कितना है? इसका भी, इसका भी के। ठीक है, इस ब्लॉक को मैं थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस करके छोड़ देता हूँ, नीचे विस्थापित करके छोड़ दिया। नीचे विस्थापित करूंगा तो ब्लॉक ऐसे ऊपर नीचे एसएचएम करेगा कि नहीं करेगा? अरे बोलो। ये ऐसे एसएचएम करेगा, उसका आवर्तकाल निकालना है या आवृत्ति निकालनी है आपको, है ना? एक ही बात है, आवर्तकाल पूछे आवृत्ति, आवर्तकाल का उल्टा आवृत्ति होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपको दिख तो रहे होंगे यहाँ पर ये तीनों जो स्प्रिंग लगी हुई है वो समांतर क्रम में, कौन से क्रम में है? पर सबका विस्थापन, सबके ऊपर बल एक जैसा नहीं होगा। अगर इस तरह की कंडीशन होती, देखो ध्यान से, एक स्प्रिंग ऐसे लगा दी जाती, बीच में ब्लॉक लगा देते, एक स्प्रिंग यहाँ लगा देते, और इस ब्लॉक को मैं इधर करके खींचता, तो कंफर्म अगर ये एक्स अंदर कंप्रेस हो जाता तो वो एक्स बढ़ जाता,
बोलो भाई, जब ये उधर जाता तो वो एक्स कंप्रेस होता तो ये एक्स बढ़ जाता, मतलब इनका विस्थापन एक जैसा आता कि नहीं आता। पर इस तरह की कंडीशन में इनके विस्थापन जो है वो बराबर नहीं आएंगे, अलग अलग इनके विस्थापन होंगे। तो देखो क्या होता है, ध्यान से एक एक बात समझना, जहां डाउट लगे पूछ लेना। देखो इधर सबसे पहले तो ऐसा ही डायग्राम बनाता हूं, ध्यान से देखो बिल्कुल। ये मैंने यहाँ पर इन तीनों स्प्रिंगों का अरेंजमेंट बता दिया आपको, ऐसे ही है। अब मैंने ब्लॉक को नीचे की तरफ खींच के छोड़ा, ये ब्लॉक यहाँ था, इस ब्लॉक को मैं नीचे यहां तक लिया है, इसके विस्थापन को मैंने लिख दिया एक्स, विस्थापित कर दिया, कितना कर दिया एक्स। ये कोण बताओ तो कितने कितने डिग्री के हैं, बोलो। ये 60 डिग्री का कोण है, ये भी कितने डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का कोण है। तो जैसे ही इसको आप इधर की तरफ विस्थापित करोगे तो ये वाली जो स्प्रिंग होगी वो स्प्रिंग विस्थापित होके यहां आ जाएगी, बोलो। और ये वाली स्प्रिंग भी विस्थापित होके यहां पर आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है। अल्प विस्थापन है, बहुत छोटा सा विस्थापन है। एक लंबवत लाइन बना दूं तो ये लाइन यहां बना सकता हूं, इस पर एक लंबवत लाइन बना दी तो यहां बना दी, बोलो। इसका मतलब इस स्प्रिंग का विस्थापन जो है ये वाला है कि नहीं है, बोलो। और इस स्प्रिंग का विस्थापन यहां तक, तो इसकी वास्तविक लंबाई, बोलो। इसका विस्थापन ये वाला हुआ कि नहीं हुआ। ये कोण 60 डिग्री है तो हम इसको भी क्या मान सकते हैं, 60 ही मान सकते हैं। इस x का इधर कितना विस्थापन आएगा बोल के बताओ, x cos 60, बोलो। इसका भी कितना होगा, x cos 60, कितना आ गया बताओ। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। इसका मतलब ये आ गया कितना, x/2 विस्थापन इसका होगा, और इसका भी कितना आएगा, x/2 विस्थापन। अब एक बार बता दो, इस स्प्रिंग का विस्थापन x है तो इसका कितना, x बाई, इसका कितना, x/2। अब बल बनाते हैं, क्या बना रहे हैं, बल। फिर से देखो, जब नीचे वाली स्प्रिंग को आपने x विस्थापित किया तो स्प्रिंग ऊपर बल लगा रही होगी, बोलो। कितना बल लगेगा, के एक्स, कितना लगेगा, के एक्स बल इधर लग रहा होगा, ठीक है। जब आप इस वाली स्प्रिंग को इधर विस्थापित करोगे ये भी वापस अपनी तरफ खींच रही होगी, बोलो। आवाज नहीं आ रही, यही बना दूं, इस पे बल बता दो कितना लग रहा होगा इधर की तरफ, के x/2। फिर से बोलो, क्यों बनाया के x/2, क्योंकि इसका विस्थापन x/2 था, इस पर बल इधर लग रहा होगा, बोल के बताओ, बाई 2। ये कोण कितने डिग्री का है, ये कोण कितने डिग्री का है, इस kx/2 को इधर घटक लो, kx/2 cos 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसका भी कितना हो जाएगा इधर, kx/2 cos 60, इसका भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। cos 60 कितना होता है, 1/2 से इसको गुणा करोगे तो 1/4, वो भी 1/4 बराबर कितना आ गया, बोलो। ये आ जाएगा kx/2 आ जाएगा दोनों को जोड़ने पर। अब बताओ ऊपर की तरफ बल कितना लग रहा है, ऊपर की तरफ बल है kx प्लस kx/2 है कि नहीं है, ठीक है। इसका मतलब f डैश की वैल्यू लिखूंगा तो 3kx/2, ठीक है। और अगर सपोज इसको मैं कंपेयर करता हूं किससे, f, ये तो f लिख देते हैं, f डैश लिखा k डैश x, कुल मिला के परिणामी k कितना आएगा, बोलो। परिणामी k निकालने के लिए इसको तुलना की तो 2 कहां से आ गया, 3kx/x क्या हो जाएगा, और k का मान कितना आएगा, आवाज नहीं आ रही। तो ये जो है k का मान इसके बराबर है कि नहीं है। अब जो भी लिखना है, मान लो आपको आवर्तकाल लिखना है, आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट, क्या लिखते हैं, m/k, बोलो। तो k का मान कितना लिखोगे,
टी इक्वल्स टू 2 पाई √m, तो ऐसा कैसे लिख देना, k का मान लिखोगे 3k/, ये आएगा आवर्तकाल का मान। समझ आई क्या कुछ बात? बना। फिर से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। देखिए इधर, ये स्प्रिंग दबाई ना, तो भी बल ऊपर लगेगा। ये स्प्रिंग खींची ना, लगभग जी, लगभग 60 अल्प कोण तक नीचे लाए, वो कोण भी वैसे ही बना रहेगा। ये अल्प दूरी है, तो आपको पीछे तक दिखाई दे जाए इस वजह से हमने इतना बड़ा बना दिया है ना। आपको पता है एसएचएम के लिए विस्थापन अल्प ही तो होता है ना यार, है ना। थोड़ा सा नीचे करके छोड़ दिया बस, यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। पर पीछे तक दिख जाए इस वजह से इतना बड़ा बना है। ये कोण 60 है, इसको भी 60 ही मान लेना। जो स्प्रिंग नीचे कंप्रेस्ड हो रही है, दब रही है, बल ऊपर लगेगा। जो ऑलरेडी खिंच रही है उस पर भी बल उधर लगेगा। सारे बलों को जोड़ दिया, बीच में परिणामी बल कितना आ गया, ये बल आ गया आपका 3kx/2 आ गया। एक आप करके बताओगे? बिल्कुल सेम टू सेम सवाल। इस बार दो स्प्रिंगों को मैं 120 की जगह 90 डिग्री के कोण पे रख रहा हूं। एक स्प्रिंग ये है, एक ये है, दोनों के बीच में जो कोण है 90 डिग्री का है। तीसरी स्प्रिंग ये है, ए ओके। बताओ देखें क्या आंसर लाओगा। मैं कर रहा हूँ यार, टाइम नहीं बचेगा तो कर दोगे।
एक तो इसको नीचे विस्थापित कर दिया होगा x दूरी तक, ये कोण 45 बना दिया होगा, ये 45, ये विस्थापित हो गई, यहाँ आ गई होगी स्प्रिंग। बोलो, ये कोण भी लगभग 45 ही मान लो, इसका ये घटक बताओ, x cos 45 कितना आ जाएगा, x/√2। इधर वाला भी कितना आ जाएगा, x/√2। पहले तो ये बना दिए दोनों तरफ के। बोलो बेटा, अब बल बना रहे हैं, देखो नीचे वाली स्प्रिंग नीचे की विस्थापित हुई तो ऊपर की तरफ बल लगेगा kx। बोलो, इसका बल बनाओगे इधर की तरफ, बल होगा kx/√2। इसका बल होगा इधर की तरफ kx/√2। घटक लोगे 45 की तरफ इधर, इसका भी 45 की तरफ, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 बार। बोलो इसका क्या आएगा, kx/√2 cos 45। cos 45 कितना होता है, जोर से बोलो यार। तो 1/√2, 1/√2 2 हो जाएगा, नीचे 2 से कैंसिल होगा तो kx आ जाएगा। कुल बल बताओ ऊपर की तरफ कितना, तो नया जो बल आ गया 2kx हो गया। एफ डैश से कंपेयर करोगे के एक्स से, के डैश का मान कितना आएगा, 2k के बराबर। ठीक है, और अगर आपको आवर्तकाल या आवृत्ति जो भी लिखना है, 2π√। ठीक है, जैसे यहाँ लिख दिया था आपने, m तो वैसा का वैसा, नीचे मान कितना लिख दोगे, ओके। ठीक है, कोई भी कोण दे दें आपको, इस तरह से करना है, वो सही किया था। पूछो तो सही यार, आ गया। सीधे एक ही अक्ष पे होते हैं तो फिर तो समांतरक्रम होता है, डायरेक्ट जुड़ जाते ही आपके, है ना। तो ये अलग अलग कोण पर है तो इनके घटक जोड़ने पड़ते हैं, इस वजह से के का परिणामी मान ऐसे आता है। तो सबसे पहले आप विस्थापन निकालोगे, विस्थापन निकाल के बल निकालोगे, इस तरफ का बल, ये बल निकालने इधर के, फिर बल के भी घटक लेने हैं बीच में, जिससे ये क्या करेगा, ऐसे चम करता है। अगली क्लास में करेंगे बात।